नमस्कार मित्रों, मैं एसके तिवारी पूर्वांचल एकेडमी के इस YouTube प्रोग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी क्लास भूगोल विषय को लेकर के है और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भूकंप। भूकंप के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, आज की इस क्लास में देखते हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। उन्हीं संदर्भों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार भूकंप कहते किसे, ठीक ना? भूकंप क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि भूकंप क्या है। मित्रों, आप भूकंप देख रहे हैं तो दो शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। भू मतलब पृथ्वी, और इसका जो दूसरा शब्द है कंपन, यानी कि कंप। इसका मतलब क्या है? कंपन। यानी कि पृथ्वी की सतह का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भू मतलब क्या है? पृथ्वी, और दूसरा शब्द है कंप, यानी कि कंपन। अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर देखें तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह का, क्या कह सकते हो? पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का अकस्मात कंपन क्या है? भूकंप है। एक लाइन में अगर हम समझेंगे तो कहेंगे कि पृथ्वी की सतह का अकस्मात कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब पृथ्वी की सतह अकस्मात क्यों कंपन करेगी? दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह अकस्मात क्यों कंपन करेगी? तो इस कंपन का मित्रों कई कारण हो सकता है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है पृथ्वी की सतह का कंपन करने का मानव जनित कारण। पहला कारण क्या होता है? मानव जनित कारण, यानी कि ऐसे कारण जो मानव के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न किए जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण होता है पृथ्वी की कंपन का प्राकृतिक कारण। मानव जनित कारण में क्या क्या आते हैं? जैसे मित्रों खान खोदना, क्या है? खान खोदना। और क्या? बांध बनाना, बांध बनाना, यानी कि नदियों के जल को रोक करके एक क्या है? कृत्रिम जलाशय का निर्माण करना। तो वहां से भी क्या है? भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मानव जनित कारण में और क्या हो सकता है? डायनामाइट लगा करके मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? पर्वतों को तोड़ रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं, तो इससे भी क्या है? पृथ्वी की सतह में कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप आता है। इसके बाद जो प्राकृतिक कारण है भूकंप आने का, इसमें आपका कई कारण हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी क्या है? भूकंप का प्राकृतिक कारण। जब ज्वालामुखी क्या है? फूटने को होती है और पृथ्वी के धरातल पर क्या करती है? धक्का देती है। पृथ्वी की जो परपटी है उसको क्या करती है? धक्का देती है तेजी के साथ। तो वहां से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा क्या करती है? पृथ्वी के सतह को क्या करती है? कंपन करवाने का काम करती है। तो ज्वालामुखी भी क्या है? भूकंप के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद प्लेटों का टकराना, प्लेटों का टकराना। मित्रों, जो ये हमारी भूपर्पटी है यह विभिन्न प्रकार की प्लेटों से निर्मित है। विभिन्न प्रकार की प्लेटों पर क्या है? टिकी हुई है, और इन प्लेटों में क्या होता रहता है?
संचलन होता रहता है। और जब ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेदित होती है, या दूसरी प्लेट पहली प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तब भी क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वही ऊर्जा क्या है, तरंग गति के रूप में चलती है, जिसके कारण पृथ्वी की भूपटल पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है भूकंप। तो मित्रों, जो भूकंप होता है, सामान्य शब्दों में पृथ्वी की सतह का अकस्मात कंपन क्या कहलाता है, भूकंप। भूकंप मतलब पृथ्वी का क्या है, कांपना, पृथ्वी की सतह का कांपना। और भूकंप के मित्रों सामान्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला है मानव जनित कारण, जिसमें खान खोदना हो गया, बांध बना करके जलाशय का निर्माण करना हो गया, इसके बाद डायनामाइट लगा करके पत्थरों को तोड़ना, पर्वतों को तोड़ने का कार्य हो गया। ये सब क्या है, मानव जनित कारण है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी और प्लेटों का टकराना। तो समझते हैं मित्रों, हम समझते हैं कि हमारे ख्याल से आपको क्या है, भूकंप के अर्थ और परिभाषा की जानकारी हुई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। यहां से आपका प्रश्न बनता है कि भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने वाली जो शाखा है, उसको किस शाखा के नाम से जाना जाता है। तो इसको मित्रों कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है या भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। एक शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, सिस्मोग्राफी। क्या पूछा जाता है मित्रों, सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप मापक यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापक यंत्र। यानी कि अगर एक टर्म आए परीक्षा में, सिस्मोग्राफ क्या है, तो आप बताएंगे कि भूकंप का मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। इसके बाद भूकंप मापने के कुछ पैमाने प्रचलित हैं और सामान्यतः हम दो प्रकार के पैमानों की बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की प्रचंडता का मापन करने के लिए हम सामान्यतः दो प्रकार के पैमानों का उपयोग करते हैं। पहला जो हमारा पैमाना है, रिक्टर पैमाना। पहला पैमाना होता है हमारा रिक्टर पैमाना, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। इस पर मित्रों 0 से लेकर के 9 तक अंक क्या होते हैं, छपे रहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक अंक छपे रहते हैं और इस पर क्या है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंक जो है अपने से पहले वाले अंक के 10 गुना मान को प्रदर्शित करता है। जो क्या है, रिक्टर पैमाने का जो अंक होता है, रिक्टर पैमाने पर 0 से लेकर के 9 तक के अंक छपे होते हैं और प्रत्येक अंक अपने से पहले वाले अंक का क्या है, लगभग 10 गुना अधिक मान रखता है भूकंप का। इसके बाद जो दूसरा क्या है, दूसरा पैमाना हमारा मर्केली पैमाना। कौन सा पैमाना मित्रों, मर्केली स्केल कहो या मर्केली पैमाना कहो। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्केल, हिंदी में क्या कहेंगे, पैमाना। ये जो मर्केली पैमाना है, इस पर क्या है, 1 से लेकर के 12 तक क्या होते हैं, अंक वर्णित होते हैं। तो मित्रों जो हमारा पैमाना है भूकंप मापने का, वह सामान्यतः दो प्रकार का होता है।
पहला जो प्रकार है उसका नाम है रिक्टर पैमाना, इस पर 0 से लेकर के 9 तक अंक छपे होते हैं। और दूसरा है मर्केली पैमाना, जिस पर 1 से लेकर के 12 तक के अंक छपे होते हैं। तो अभी तक हमने क्या है, मोटी मोटी बातों का अध्ययन कर लिया भूकंप के बारे में। भूकंप की परिभाषा क्या है, पृथ्वी की सतह का अकस्मात कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और ये जो रिक्टर पैमाना और मर्केली पैमाना, ये क्या है, भूकंप को मापने के लिए क्या है, एक आपके पैमाने। तो इतनी बात समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आए। इसके बाद भूकंप से संबंधित कुछ अन्य बातों को देखते हैं कि आखिरकार भूगर्भ के अंदर भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। भूकंप से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना क्या है, जरूरी। यहाँ से क्या है, परीक्षा में अक्सर ही प्रश्न पूछ भी जाते हैं। मान लीजिए मित्रों, यहाँ आपकी क्या है, पृथ्वी। यह आपकी क्या है, पृथ्वी। और मान लीजिए कि भूगर्भ के अंदर किसी विशेष स्थान पर क्या हुआ, सबसे पहले मान लीजिए प्लेटों का संचलन हुआ, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हुई, परिवर्तित हुई। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हुई, परिवर्तित हुई। और यही गतिज ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती हुई क्या हुई, आपके भूपृष्ठ पर प्राप्त हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जहां पे पृथ्वी की सतह के अंदर या पृथ्वी के भूगर्भ में जहां पर भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जहां पर सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फोकस। यह क्या है, केंद्र। इसके बाद भूपृष्ठ पर स्थित वह भाग जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, अधिकेंद्र कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहा जाता है, एपी सेंटर। तो यहाँ पे भूकंप से संबंधित दो शब्द आपको जानते हैं, केंद्र क्या होता है और दूसरा अधिकेंद्र क्या होता है। केंद्र जो है वह भूगर्भ में स्थित होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर स्थित होता है। यहीं पर सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के अंदर की जो स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में क्या होती है, चेंज होती है। और गतिज ऊर्जा में चेंज होने के साथ वह तरंग के रूप में कहां पे प्राप्त होती है, तरंग के रूप में भूपृष्ठ पर प्राप्त होती है। और यही जो तरंगे हैं पृथ्वी के कंपन के लिए क्या है, उत्तरदायी होती है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर यानी कि भूगर्भ में किसी स्थान विशेष पर सबसे पहले ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, या ऐसे कहें कि भूकंप की उत्पत्ति हुई। और जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। और इस केंद्र से जो सतह की, पृथ्वी की सतह की न्यूनतम दूरी होती है, सबसे पहले भूकंपी तरंगें वहीं पे पहुंचती हैं। और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। तो इसका मतलब है कि जो अधिकेंद्र होता है वह भूपृष्ठ पर कहीं पे होता है। अधिकेंद्र कहां पे होता है, भूपृष्ठ पर होता है। और केंद्र कहां पे होता है, पृथ्वी के अंदर स्थित होता है, यानी कि भूगर्भ में स्थित होता है। अब भूकंप क्या है,
एक प्रकार से ऊर्जा का क्या है, परिवर्तित रूप है। स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका मतलब है कि भूकंप पड़ने के क्रम में हमें तरंगों को पढ़ना होगा। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां पे भूकंप का केंद्र होता है, वहां से सामान्यतः दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, केंद्र है, या क्या है मित्रों, केंद्र है। तो केंद्र से कितने प्रकार की तरंगें निकलती है, दो प्रकार की तरंगें निकलती है। पहली तरंगे निकलती है पी तरंगे। पहली तरंगे क्या होती है, पी तरंगे, यानी कि इसको कहा जाता है प्राइमरी वेव। क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव। और जो दूसरी तरंगे निकलती हैं, एस तरंगे निकलती हैं। दूसरी तरंगे एस तरंगे निकलती हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी वेव। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि भूकंप के केंद्र पर दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। पहली तरंग होती है प्राइमरी वेव, यानी कि प्राइमरी तरंगे। दूसरी तरंगे होती है सेकेंडरी वेव, यानी कि द्वितीयक तरंगे। अब इन दोनों का लक्षण क्या होता है, अलग अलग होता है। जो प्राथमिक तरंगे हैं, एक ऐसी तरंगे हैं ध्वनि तरंगों के समान होती है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के क्या होती हैं, समान होती है, ध्वनि तरंगों के समान होती है। यानी कि एक ऐसी तरंगे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, संपीड़न और विरणन बनता है। क्या बनता है, संपीड़न और विरणन। यहाँ पे क्या है, संपीड़न है और यहाँ पे क्या है, विरणन। ध्वनि तरंगे कैसी, सारी। हाँ, जो पी तरंगे हैं, एक किस प्रकार की तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के क्या होती है, समान होती है। यानी कि ये जो पी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इनमें संपीड़न और विरणन का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यह ठोस, किसमें, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से होकर के क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर संचरित हो रही है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, सामान्यतः केवल ठोस और द्रव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पी तरंगे होती हैं, यह ठोस और द्रव दोनों माध्यमों से होकर के क्या होती है, संचरित होती है। जो दूसरे प्रकार की हमारी तरंग है सेकेंडरी वेव, यानी कि एस तरंगे, एक ऐसी तरंगे होती है प्रकाश तरंगों के समान होती है। कैसी होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ये तरंगे क्या होती हैं, इस तरह से श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है। इनमें जो होता है, ये तरंगे केवल ठोस माध्यमों से होकर के संचरित होती है। किस माध्यम से, केवल ठोस माध्यमों से होकर के संचरित होती है। द्रव में ये तरंगे क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है। जैसे किसी द्रव माध्यम में प्रवेश करने को होती है, तो ये द्रव माध्यम में प्रवेश न करके वहीं से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इन दो तरंगों के आधार पे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी क्या होता है, ज्ञान होता है। मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे होता है, आइए जरा देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान इन तरंगों से कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि यह क्या है, मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर किसी भाग पर क्या हुआ, किसी स्थान पर फोकस है। क्या है, फोकस है, जहां पे क्या हुआ, भूकंप की उत्पत्ति हुई। अब यहां से दो प्रकार की तरंगें संचरित होंगी। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या है, तीन भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तीन भागों में बटी है। ऊपर का भाग क्या है, क्रस्ट है। मध्य वाला भाग क्या है, मेंटल है। और सबसे अंदर वाला जो भाग होगा क्या है, कोर है। सबसे अंदर वाला भाग क्या है, कोर है।
और कोर आपको पता है कि द्रव अवस्था में। तो यहां से मान लीजिए पी तरंगे और एस तरंगे दोनों प्रकार की तरंगे निकल रही है। कैसी तरंगे निकल रही है? पी तरंगे भी और एस तरंगे भी। तो इस तरह से क्या है, अवतलित मार्ग पर गति करेंगी दोनों प्रकार की तरंगे। लेकिन जब एस तरंगे कहां पे पृथ्वी के अंतरतम में प्रवेश करने को होती हैं, तो यह पृथ्वी के अंतरतम में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन जो हमारी पी तरंग है, यह क्या करती है, हमारी पी तरंग पृथ्वी के अंतरतम में भी क्या करती है, प्रवेश कर जाती है और दूसरे ओर प्राप्त होती है। यानी कि जो पी तरंगे होती हैं यह पृथ्वी को आर पार कर जाती है। पृथ्वी को क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। लेकिन एस तरंगे जो है पृथ्वी के आर पार नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एस तरंगे केवल और केवल कहां पे गति कर सकती हैं, ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं। इसके कारण एस तरंगे पृथ्वी को आर पार नहीं करती। तो ये रहा कि जब का है, जहां से क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहां से दो प्रकार की तरंगे होती है। इसके बाद जो पी तरंगे होती हैं, इनकी जो गति होती है, पी तरंगों की गति लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगों की जो चाल होती है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सभी तरंगों में इनकी चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पी तरंगों की चाल क्या है, सर्वाधिक होती है। एस तरंग की जो चाल होती है पी तरंगों की लगभग आधी, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। पी तरंगों की गति कितनी होती है, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद ये तरंगे जब क्या होती है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, तो यहां से एक तीसरी प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के बाद एक तीसरे प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगे कहा जाता है। इसी को क्या है, आर तरंगे या एल तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे लाइट वेव्स होती है या लव वेव्स होती है। लव वेव्स इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी जो खोज किया था एचडी लव ने किया था, या लॉन्ग वेव भी कह जाते हैं। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत अधिक होती है, और इन तरंगों की जो चाल होती है सबसे कम होती है। इन तरंगों की चाल कैसी होती है, सबसे कम होती है, लगभग 2.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होती है, लगभग 2.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है एल तरंगों की गति। और जो एल तरंगे हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्या होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचती है भूकंप के दौरान, वह किस तरंगों से क्षति पहुंचती है, तो धरातलीय तरंगों से, यानी कि एल या आर तरंगों से। ये जो एल तरंगे हैं ये आपकी क्या है, द्रव में भी संचरित हो सकती है, यानी कि ये क्या है, आपकी जो है समुद्रों में भी क्या है, संचरित हो सकती है। जैसे कि समुद्र में क्या आता है, सुनामी आता है। तो जब समुद्र में कहीं पे उसके समुद्र की तली में भूकंप का केंद्र होता है, तो समुद्र में भी क्या है, जल में भी संचरण होता है एल तरंगों का, और क्या है, ये सुनामी का रूप धारण कर लेती है। तो ये रहा आपकी भूकंपी तरंगों के प्रकार। तो भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहली तरंगे है पी तरंगे, जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, यह ठोस और द्रव दोनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इनका जो वेग होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और सभी तरंगों में इनका वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की तरंग जो है प्रकाश तरंगों के समान होती है। एक ऐसी होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इनमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इन तरंगों की जो चाल होती है लगभग 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये केवल ठोस माध्यमों से होकर के गुजर सकती है, द्रव माध्यम में संचरित नहीं होती।
तीसरे प्रकार की तरंग धरातलीय तरंग होती है। इसकी जो चाल होती है क्या है, सबसे कम होती है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। तो भूकंपी तरंगों के बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर या गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार। गहराई के आधार पर कहने का मतलब है कि भूकंप का जो केंद्र है, भूकंप का सेंटर पृथ्वी के भूपृष्ठ से कितने अंदर तक है, तो इसके आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। गहराई के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है उथले भूकंप। कैसे होते हैं, उथले भूकंप, यानी कि जो क्या है, पृथ्वी की सतह के नजदीक प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं, लगभग 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की गहराई पर प्राप्त होते हैं। 0 से लेकर के 50 किलोमीटर की गहराई पर जो प्राप्त होने वाले भूकंप होते हैं, इनको उथले भूकंप कहा जाता है। इसके बाद में मध्यम भूकंप होते हैं, मध्यम भूकंप होते हैं। मध्यम भूकंप या मध्यम सागरीय भूकंप कहिए, मध्यम सागरीय भूकंप, जो क्या होते हैं, थोड़ी सी और अधिक गहराई पर प्राप्त होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती भूकंप, मध्यम भूकंप या मध्यवर्ती भूकंप। ये क्या होते हैं, 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई पर प्राप्त होते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है गहन भूकंप, यानी कि ये अत्यधिक गहराई पर प्राप्त होते हैं, यानी कि 250 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर जो भूकंप प्राप्त होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, गहन सागरीय भूकंप या गहन भूकंप कहा जाता है। और जब ऐसा आधुनिक खोजों से क्या है, निष्कर्ष निकाला गया है कि जब भूकंप आने को होता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। वायुमंडल में रेडान गैस की अधिकता हो जाती है जब भूकंप आने को होता है। तो ऐसा क्या है, खोज की गई है, आधुनिक खोजों से प्रमाणित होता है कि भूकंप आने के दौरान या भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की क्या हो जाती है, अधिकता। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की ये जो वीडियो क्लास हमारी है, इसमें जो भूकंप के बारे में मैंने चर्चा किया, इस टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।